जिस समय ये घटना घटी थी उस समय तो मैं बिल्कुल टूट गई थी और मुझे अपनी सारी शक्ति और सारी हिम्मत जुटानी पड़ी, जो कि जुटाने में मुझे बहुत टाइम लगा। इनके आईपीएस प्रोबेशनर ने आके ये किया, इंटरप्ट किया और उसके बाद गाड़ी रोकी तो मैंने पूछा क्या बात है, तो नहीं मैम आप धनबाद चलिए वापस। मेरा माथा ठनक गया कि कुछ तो अर्जेंट है कि जिसके चलते ये लोग, हम बोले अब तो बिल्कुल हम लोग रांची आ ही गए हैं। नहीं मैम आप धनबाद चलिए। मुझे याद है कि जब इनकी डेथ हो गई तो मैं इनको मन ही मन बहुत डांटती थी। बड़ा गए थे हीरो बनने के लिए और सब मुसीबत मेरे लिए छोड़ गए। मैं इसको इन्हीं का क्रेडिट मानती हूँ कि जो मैंने इनको डांट लगाती थी, मैं ये सच में बैठ करके मेरे बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अच्छा आदमी बनाए। देश के पहले आईपीएस अधिकारी जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया और वो कोयलांचल की शान जांबाज आईपीएस अधिकारी रणधीर प्रसाद वर्मा थे। आज उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनके जो कुछ अनछुए पहलू थे उन पर जो है चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे अधिकारी थे और वो धनबाद के चहेते कैसे बन गए थे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि आप उस पल को कैसे याद करती हैं जिस समय आपको उस घटना की जानकारी मिली थी? उस पल को अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरह से मैंने उसको याद किया हमेशा। जैसे जिस समय ये घटना घटी थी उस समय तो मैं बिल्कुल टूट गई थी और मुझे अपनी सारी शक्ति और सारी हिम्मत जुटानी पड़ी, जो कि जुटाने में मुझे बहुत टाइम लगा। यहाँ तक कि जब मैं एमपी होके दिल्ली चली गई थी उस समय भी रात में बैठकर रोती थी हमेशा। फिर उसके बाद धीरे धीरे संभालना तो पड़ता ही है। अगर मैं कभी कभी कोई मुझसे कहती थी कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, कैसे आप अपने पैर पर खड़ी हो गई, तो हमने कहा कि देखो अगर जहाज से कोई ढकेल दे नीचे समुद्र में तो तैरना आए या ना आए, तैरना तो पड़ता ही है। तो ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है। और मेरे साथ तो दो छोटे बच्चे थे जिनकी मुझे देखभाल करनी थी। तो हमारे पतिदेव हमेशा मजाक में मुझसे कहते थे कि देखो अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे, तुम बच्चों को पढ़ा लिखा लोगे। मैं बहुत नाराज़ होती थी, इस बात पर मैं बहुत नाराज़ होती थी कि कैसी कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें बोलते हैं, अब शकुन वाली। लेकिन ऐसा सच में हो गया तो मुझे तो अपने बच्चों को अपने पापा के योग्य बनाना ही था, इसलिए मुझे अपने आप को संभालना ही था। बिल्कुल, ये बताया जाता है कि जिस समय ये घटना हुई आप धनबाद में नहीं थी, उनके साथ नहीं थी, आप कहीं और थी। जी उसके बारे में बताएं कृपया। असल में उस समय मेरा बड़ा बेटा रांची सेंट जेवियर्स में पढ़ता था 10th में। तो मेरे पति देव का कहना था कि इस स्टेज में उसको डिसलोकेट नहीं करना चाहिए, उसको वहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने दो, उसके बाद उसको कॉलेज के लिए जहाँ जाना होगा जाएगा। हालांकि मैं बहुत लड़ी इनसे, मैंने कहा कि वहाँ भी तो अच्छे स्कूल हैं, थोड़ी ही ऐसा है धनबाद कोई देहात है। मगर हमारे चलती ही नहीं की थी, हमारे पतिदेव से मैं चाहे जितना भी आर्ग्यूमेंट करूँ चलती ही नहीं की थी। और शायद ये ज़्यादा समझदार थे और प्रैक्टिकल भी थे, तो वहीं रह करके मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। जाड़ों की छुट्टियों में, क्रिसमस की छुट्टियों में हम लोग सब कोई आए हुए थे, मैं भी बच्चे भी। और 3 तारीख को हम लोग वापस लौट रहे थे क्योंकि 4 को स्कूल खुलना था। और काफ़ी दूर तक हम लोग चले गए थे। मेरा ख्याल है कि और मांझी एंटर करने वाले थे हम लोग उस समय, घाटी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। तब पीछे से इनके आईपीएस प्रोबेशनर ने आके ये किया, इंटरप्ट किया और उसके बाद गाड़ी रोकी तो मैंने पूछा क्या बात है, तो नहीं मैम आप धनबाद चलिए वापस। क्यों, क्या हुआ है, क्या बात है बताइए तो सही। नहीं मैम आप धनबाद चलिए। तो मेरा माथा ठनक गया कि कुछ तो अर्जेंट है कि जिसके चलते ये लोग, हम बोले अब तो बिल्कुल हम लोग रांची आ ही गए हैं, आधा घंटे से भी कम में हम लोग पहुंच जाएंगे।
नहीं मैम, आप धनबाद चलिए। क्या कारण है बताइए हमको। नहीं, आप चलिए। तो इतना तो हमको फील हो ही गया कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ भयंकर गड़बड़ है, तभी इस तरह का ये उसका भी बिहेवियर है और जो बात ये कह रहा है कि नहीं अभी वापस चलिए। लेकिन फिर भी मैंने होपिंग अगेंस्ट होप ये सोचा कि शायद कुछ गोली वोली लग गई होगी, अस्पताल में होंगे। मगर जब शहर एंटर किया तब उस समय देख करके लगा माहौल की नहीं, कुछ इससे भी सीरियस कुछ हो गया है। और जब मैं अपने क्वार्टर में पहुंची तब तो देख ही लिया कि क्या हुआ। उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बड़ा फ़क्र होता है जब उनकी कहानियाँ और लोगों के मुंह सुनाई जाती है। और जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो नए बच्चे हैं, जो उनकी आदमकद प्रतिमा को देखते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वैसे लोगों की तमाम कहानियां मैंने भी सुना है। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि उन्हें जैसे घुड़सवारी का बहुत शौक था, उन्हें क्रिकेट का शौक था, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, बताएं। अच्छे घुड़सवार थे हमारे पति थे। वैसे भी आईपीएस में घुड़सवारी सीखनी पड़ती है, पर इनका नेचुरल इंटरेस्ट था और ये अपने बैच में बेस्ट घुड़सवार थे। शूटिंग भी इनका एम एकदम पक्का था, बल्कि इन्होंने ये बहुत कीन थे कि तुम भी सीखो मेरे साथ शूटिंग, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो हमने कहा कि एक ही आदमी काफ़ी है घर में रिवॉल्वर चलाने को, 2 आदमी चला के क्या होगा। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसे भी जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स थे, इंडोर में इनका ताश वाश में इंटरेस्ट नहीं था, आउटडोर जितने स्पोर्ट्स थे सब ये खेलते थे। पुलिस लाइन में अक्सर ये फुटबॉल खेलते थे, वो भी सिपाहियों के साथ। और इनका कहना था कि टीम लीडर को इसी तरह करना चाहिए। तो फुटबॉल खेलते ही थे, हॉकी ये खेलते नहीं थे पर खेल सकते थे। क्रिकेट में इनका बहुत इंटरेस्ट था और एक ज़माने में इनको रणजी ट्रॉफ़ी के लिए भी आया था बुलावा, जिससे मैं ये आईपीएस में कम्पीट कर गए तो नहीं जा सके। और यहाँ तक कि एथलेटिक्स में पोल वॉल्ट, पटना कॉलेज के पोल वॉल्ट के चैम्पियन थे और लंबी दौड़ ये सब तो करते ही थे। तो बाद में भी ये सुबह उठ करके 5-6 किलोमीटर तो दौड़ते ही थे सुबह उठ करके रेगुलरली। कुछ दिनों तक इन्होंने मुझे भी कोशिश की, तो अच्छा मैं बिल्कुल एथलेटिक नहीं हूँ, मेरे तो पाँव इतने दर्द करना शुरू किए, तो मैं इतना गुस्सा हुई और खूब बैठ के रोई। उसके बाद इन्होंने हाथ जोड़ा कि अब हम तुमको नहीं ले जाएंगे, छोड़ दो। तो हम अपना आराम से सोते थे और ये अपना दौड़ने जाते थे। अच्छा, एक ये भी प्रसंग आता है कि एक ऐसा दौर था जब उनका सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में हो गया और इधर आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, तो एक द्वंद्व की स्थिति थी उनके और उनके परिवार वालों के बीच में कि वो किधर जाएं। हाँ, तो नेचुरल है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत नेचुरल है। ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि बच्चे के सामने एक अनसर्टेन करियर, उस समय आज का ज़माना नहीं था ना, इस तरह पैसा बरसता था और कितना लंबा दौर रहेगा ये भी कोई नहीं कह सकता था। तो मैं इनके माता पिता की दुविधा समझ सकती थी, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ। एक और बात है कि धनबाद की जनता ने एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को जितना प्यार दिया उतना ही प्यार आपको भी मिला है और वही प्यार मिला है। मैं मानती हूँ कि मेरा जो पहला चुनाव था वो तो 100% रणधीर वर्मा के लिए ही वोट था। मैं उस समय इतनी नई थी, मैं बुरी तरह थक जाती थी और रात के 9 बजे 10 बजे चलता ही रहता था कार्यक्रम, सुबह से शाम तक, यहाँ से वहाँ दौड़ा, वहाँ से वहाँ दौड़ा। मैं स्टेज पर बैठे बैठे सो जाती थी और ये लोग आपस में बात करते थे कि इनसे कैसे काम चलेगा, ये तो स्टेज पर बैठ के सो जाती हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। तो मैं तो मानती हूँ कि मुझे बिना लोगों ने ना ठीक से देखा ना पहचाना, तो फिर वो प्यार तो रणधीर वर्मा के प्रति ही था। बिल्कुल, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जब आपने कदम रखा तो आपको उसका कोई अनुभव नहीं था, ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, उसके बावजूद भी आप राजनीति के शिखर तक पहुंची और केंद्रीय मंत्री तक रही। क्या आपने सोचा था कि यहाँ तक का सफ़र पूरा हो पाएगा? नहीं, खैर मेरा जीवन तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस।
घटनाएं ऐसी घटी जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, पर मुझे इन्होंने इतना ही सिखाया था कि देखो, हम लोग जब खेलते हैं तो कई बार लगता है कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग खेल छोड़ते नहीं और लगे रहते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। वही मैं याद करती थी कि ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में जाऊंगी, बल्कि हम लोग दोनों के परिवार तो इतने दूर थे राजनीति से कि उसका नाम भी नहीं लेना चाहते थे। तो लेकिन जब आ गई हूँ तो मैं अच्छा करूँगी, फिर मैं बुरा नहीं करूँगी। और आपको बड़ी हंसी लगेगी कि मेरा बैकग्राउंड था हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज तो मेरा बहुत स्ट्रांग था, मगर मैं इकोनॉमिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ा था स्कूल के बाद। तो और आजकल का जो ज़माना है, पॉलिटिक्स इज सबसर्विएंट टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही मेन है। तो मैंने इकोनॉमिक्स भी एकदम स्टूडेंट की तरह पढ़ना शुरू किया कि जब ज़्यादा हो, और उस समय का ज़माना था ना ग्लोबलाइजेशन का, तो डंकल ड्राफ्ट का, तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स थे। तो मैं इसलिए अच्छा कर सकी कि मैंने उसमें कोशिश की। और जैसे कि जो अच्छे वक्ता थे, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, जब उनकी स्पीच होती थी तो मैं वहाँ बैठ करके सुनती थी। तो भगवान की दया, उन्होंने सफलता भी दी। जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद आपके द्वारा कहा गया कि अगर उन्हें आज प्रमोशन मिल गया होता तो ये घटना नहीं होती, और आपने इसका जो आरोप तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव पर लगाया था। जी, क्या कहेंगे? हाँ, ये सही बात है। इनकी ये प्रमोशन के लिए ड्यू हो गए थे नवंबर एंड में ही, दिसंबर तक तो उनका हो ही जाना था प्रमोशन, लेकिन उसको रोक दिया गया। नवंबर क्या, उसके भी पहले आडवाणी जी शायद नवंबर में आए थे, उसके पहले इनका प्रमोशन होना था, उसको रोक के रखा गया कि आडवाणी जी को अरेस्ट करें। चूँकि ये आडवाणी जी को अरेस्ट नहीं किए तो लालू नाराज हो गए और इनका प्रमोशन नहीं किया। और जब ये दुर्घटना हो गई तो फटाफट बैक डोर से इनका बैक डेट में प्रमोशन कर दिया गया आफ्टर हिज डिमाइस। इसलिए मैं लालू जी पर नाराज़ तो बहुत चिड़चिड़ाती रहती थी। बल्कि मैं दिल्ली भी गई थी तो बिहार भवन वगैरह में कोई गेट टुगेदर होता था, तो पहली बार जब मैं जा रही थी तो मैं पूरा तैयारी के साथ जा रही थी कि आज लालू कुछ बोलेंगे तो मैं उनको ये जवाब दूंगी, वो जवाब दूंगी उनका ऐसा। लेकिन वो भी कम कनिंग नहीं है, बहुत चालाक आदमी है, वो सब आदमी पहचानता है। वो मुझसे इस तरह बात ही नहीं करता था। तब कैसन हमी, अब बच्चा सब कैसन, मैंने इस तरह शुरू किया कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। जी, उनके चले जाने के बाद जो भी उनका ड्यूटी था, उनका जो कर्तव्य था, आपने उसको बखूबी निभाया, दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और आज वो अपने जगह सेटल हैं। आप एकदम सफल जीवन जी हैं। बताइए कितना उनका योगदान और उनकी जो भावनाएं थी, उनका कितना योगदान आपके जीवन में? उन्हें सब कुछ उन्हीं का श्रेय है। उन्होंने जो जीवन को एक छाया दी, उसी छाया के अंदर ही तो हम लोग पले बढ़े, फिर आगे बढ़े। बच्चों पर भी उन्हीं का आशीर्वाद था। मुझे याद है कि जब इनकी डेथ हो गई तो मैं इनको मन ही मन बहुत डांटती थी। बड़ा गए थे हीरो बनने के लिए और सब मुसीबत मेरे लिए छोड़ गए। बहुत नाराज़ होती थी और कहीं नहीं जाएगा, आपका कोई श्राद्धवाद नहीं करूँगी, आप बैठिए यहीं पर और बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को बर्बाद होने का बहुत चांसेस था। पॉलिटिशियंस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और उसमें भी जब एक ही गार्जियन है और वही पॉलिटिशियन है तो उनको बर्बाद होने का बहुत स्कोप था। मैं इसको इन्हीं का क्रेडिट मानती हूँ कि जो मैंने इनको डांट लगाती थी, मैं ये सच में बैठ करके मेरे बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अच्छा आदमी बनाए। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान हैं। कल एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि है, कल की क्या तैयारियां हैं? और अभी तैयारियां तो कोई ख़ास नहीं है क्योंकि वो मूर्ति बहुत बुरी हालत में हो गई है और मैं उसको शीघ्र ही उसका रिनोवेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो एक नॉर्मल जो एक इनको एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते जो मिलती है सलामी, वही सब होगा पहले और थोड़ा बहुत होगा श्रद्धांजलि के बाद, थोड़ा बहुत कार्यक्रम होगा, संगीत। हाँ, थोड़ा बहुत। तो आप हैं डॉक्टर
प्रोफेसर रीता प्रसाद वर्मा जो कि बता रही थी शहीद रणधीर वर्मा के बारे में, उनके शहादत के बारे में और उनके द्वारा जो काम किए गए, और धनबाद की जनता इस पर फ़ख्र महसूस करती है। सहयोगी विपिन के साथ शरद पांडे, TV45 के लिए।